नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने अभी कुछ हाल ही में कुछ भर्तियां फर्स्ट ग्रेड और ग्रेड सेकंड के लिए निकाली हैं। संस्कृति विभाग की भर्तियों को लेकर आज हम सेकंड ग्रेड हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा हिंदी ग्रेड सेकंड सिलेबस RPSC 2024 संस्कृत विभाग का होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों है खंड 1। खंड 1 खंड 1 दोस्तों है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर को लेकर। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपठित गद्यांश और एक है अपठित पद्यांश। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आधारित प्रश्न। तो अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश के ऊपर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस से होते हैं? वो उच्च माध्यमिक स्तर में जो हमारी ग्रामर का जो टॉपिक होता है ना, व्याकरण का, उसी से होते हैं। उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं होते। तो इनमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे व्याकरण से संबंधित। इनमें जो प्रश्न होंगे वो होंगे व्याकरण संबंधित। ठीक है, अब व्याकरण संबंधित प्रश्नों में क्या क्या टॉपिक होंगे? तो व्याकरण में जो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक होगा वह टॉपिक है वर्ण व्यवस्था को लेकर। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था है वो स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण है ना, उसके ऊपर आधारित है। स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण। एक आधार पर हम ये चीज भी मान सकते हैं कि स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण है वो किस में आता है? वो आता है वर्ण विचार में। तो जो पहला जो हमारा बिंदु होगा वो होगा वर्ण विचार को लेकर। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु होगा, जो दूसरा बिंदु है वह है शब्द वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर स्पष्ट लिखा गया है शब्द वर्गीकरण वो सिर्फ स्रोत के आधार पर। माफ कीजिएगा, स्रोत के आधार पर। और स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण होगा उसमें किस किस चीज को देखना है हमें? उसमें हमें देखना है तत्सम, तद्भव और एक है विदेशी। ये तीन ही बिंदु हैं। देशज और
संकर जो हमारे जो दो हैं अलग, संकर संकर शब्द को तो बहुत कम विद्वान मानते हैं, लेकिन जो एक देशज शब्द है और एक जो विदेशी शब्द और वो संकर शब्द है, उनको यहाँ पे मान्यता नहीं दी गई। ये सिर्फ तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों के बारे में ही जानकारी होना हमें आवश्यक है। फिर एक और है शब्द वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण ये है व्याकरण आधारित, व्याकरण आधारित। अब व्याकरण आधारित शब्द वर्गीकरण में क्या क्या है? व्याकरण आधारित शब्द वर्गीकरण में है हमारे क्या बोलते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, विकारी एवं अविकारी शब्दों का परिचय, विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय और भेद, उपभेद, और इसके भेद और उपभेद। ठीक है। उसके बाद आती हैं व्याकरण की कुछ कोटियां। व्याकरण की कोटियां। अब व्याकरण की कोटियां हैं, उसमें क्या क्या है? हमारा लिंग है, वचन है, लिंग है, वचन है, काल है, वाच्य है, और एक क्या बोलते हैं, कारक है। ठीक है, ये हो गई व्याकरण की कोटियां। अब शब्द रचना। शब्द रचना में है संधि हो गई, समास हो गया, प्रत्यय और उपसर्ग। इसके बाद में है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान। अब शब्द ज्ञान में क्या क्या है? पर्यायवाची शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है। उसके बाद में हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये हो गया हमारा शब्द ज्ञान में। ठीक है। शब्द ज्ञान के बाद में दोस्तों वाक्य रचना है। वाक्य रचना। अब वाक्य रचना को लेकर वाक्य का स्वरूप है इसमें। वाक्य का स्वरूप हो गया, पद क्रम हो गया, उसके बाद में इसके अंग हो गए, अंग, भेद हो गए और उपभेद। ठीक है। अब है शब्द शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण।
शब्द शुद्धिकरण हो गया। अब वाक्य शुद्धिकरण है एक, वाक्य शुद्धिकरण को लेकर हो गया। एक विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग, एक मुहावरे और लोकोक्ति, और लोकोक्तियां। ये व्याकरण और माध्यमिक स्तर पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, अपठित गद्यांश और अपठित गद्यांश आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको लेकर है। अब इसके बाद में दोस्तों खंड 2 आता है। एक मिनट, खंड 2। अब खंड 2 में कुछ पार्टीशन और किए गए हैं इसके अंदर भी। तो जो सबसे पहला पार्टीशन किया गया है वो जैसे हम मान लें पार्टीशन, इसमें है काव्य शास्त्र को लेकर कुछ बातें, काव्य शास्त्र पर आधारित प्रश्न जो होते हैं ना काव्य शास्त्र पर, उनके बारे में इसके ऊपर चर्चा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति के भेद व उसके उदाहरण है। शब्द शक्ति के भेद व उदाहरण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो दूसरा बिंदु है वो काव्य की रीतियों को लेकर है। काव्य रीतियां। अब काव्य रीतियां इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो काव्य की जो रीतियां हैं वो 3 है, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी रीति। ठीक है, इन तीनों के ऊपर ही हमें चर्चा करनी होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना लिखा है पाठ्यक्रम में हमारे कि काव्य की रीतियां होंगी ओनली। ठीक है, इसके बाद में काव्य की रीतियों के बाद में काव्य के गुण हैं, काव्य गुण, काव्य के गुणों को लेकर हो गया। ठीक है, इसके बाद में काव्य के दोष, अब काव्य के दोष जो टॉपिक है इसमें कुछ लिए गए हैं हमारे जो सिलेबस में, वो है सबसे पहला है श्रुति कटुत्व, श्रुति कटुत्व। उसके बाद में एक लिया गया है ग्रामत्व, ग्राम्यत्व। इसके बाद में जो लिया गया है वो है अप्रतीति, अप्रतीत्व, तीत्व, अप्रतीत्व। इसके बाद में लिया गया है क्लिष्टित्व, तत्व। इसके बाद में जो लिया गया है वो अक्रमत्व, और अक्रमत्व के बाद में जो लिया गया है वो है दुष्क्रमत्व। ये लिए गए हैं 6। ठीक है, काव्य दोष में। अब उसके बाद में दोस्तों अलंकार, माफ कीजिएगा, इसी में है अलंकार बिंदु। अलंकार काव्य शास्त्र में ही। अब अलंकारों में क्या क्या लिया गया है, अलंकारों में लिया गया है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार हो गया। उसके बाद में हो गया यमक, उसके बाद में हो गया उपमा, फिर हो गया रूपक। ठीक है, और रूपक के बाद में हमारा जो हो गया उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। फिर हो गया विभावना, विभावना के बाद हो गया असंगति,
फिर हो गया संदेह, फिर हो गया भ्रांतिमान, फिर हो गया भ्रांतिमान के बाद में विरोधाभास, विरोधाभास। विरोधाभास के बाद में हो गया एक लास्ट जो बचता है वो है हमारा मानवीकरण। ये इसमें अलंकार जोड़े गए हैं हमारे सिलेबस में। अलंकारों के बाद में आगे आते हैं छंद। छंद, छंदों में जोड़ा गया है सबसे पहला द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित हो गया। उसके बाद में हरगीतिका हो गया। हरगीतिका के बाद में कवित्त, सवैया, दोहा, शोरठा और चौपाई, ये छंद लिए गए हैं। इसके बाद में रस, रस में लिया गया है रस का स्वरूप, उसके बाद में रसावयव और रस के भेद। बस रस के भेद, ये रस से लिया गया। अब जो बै पार्टीशन जो इसमें खंड 2 में ही बै पार्टीशन किया गया है वो किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण व काल विभाजन को लेकर। जो बै पार्टीशन किया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण व काल विभाजन। ठीक है। अब इस हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और इसके काल विभाजन में क्या क्या जो ये मैं बता रहा हूं वो है पहला आदिकाल को लेकर। आदिकाल को लेकर, आदिकाल, आदिकाल में क्या क्या लिया गया है? काव्य की धाराएं, काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं, और रचनाकार। ठीक है। इसके बाद में भक्तिकाल, भक्तिकाल में भी काव्य की धाराएं, इसकी प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं, एवं रचनाकार। इसके बाद में आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल की काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। इसके बाद में आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में लिए गए हैं पद्य का विकास, पद्य का विकास। और जो पद्य का विकास है वो किस किस के अंदर हुआ? जैसे भारतेंदु युग,
ठीक है। उसके बाद में द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद में छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता को लेकर। ठीक है, ये तो हो गया आधुनिक काल। और आधुनिक काल में पद्य का विकास हो गया। और अब एक टॉपिक बनता है आधुनिक काल में गद्य का विकास। ठीक है, आधुनिक काल, इसमें गद्य का विकास, जिसमें जोड़ा गया है हमारे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, नाटक, निबंध, संस्मरण, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गए। अब इसमें जो स बिंदु लिया गया है वो स बिंदु है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास को लेकर। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, इसके बाद में हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। अब हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, और एक और जोड़ा गया देवनागरी लिपि। ठीक है, ये हो गया स बिंदु हमारा। स के बाद में, माफ कीजिएगा, जो चौथा जो द जोड़ा गया है ना, वो है, ये स्नातक स्तर के हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि खंड 2 जो होगा, खंड 2 है ना, ये खंड 2 हमारा, माफ कीजिएगा, ये खंड 2 है, ये है स्नातक स्तर को लेकर। मैं लिखना भूल गया था, माफ कीजिएगा इसके लिए। द है, इसमें क्या क्या जोड़ा गया है द वाले पार्ट में? इसमें कुछ जैसे हमारे रचनाकार जिनकी रचनाओं को लेकर बात की गई है। जैसे सबसे पहले हमारी कबीर ग्रंथावली। अब कबीर ग्रंथावली के अंदर हमारे जोड़ा गया है साखी। कबीर ग्रंथावली में जो साखी जो अंग है वो साखी, और साखी के प्रथम 5 अंग, साखी के प्रथम 5 अंग एवं प्रथम 10 पद, 10 पद, बस इतना ही जोड़ा गया साखी। और इसका जो साखी का जो संपादक है ना, जो ये साखी जोड़ी गई है, उसका संपादक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास वाली जो कबीर ग्रंथावली है ना, वो लेके आएंगे। उसमें जो साखी है ना, साखी नामक शीर्षक, उसके 5 अंग और प्रथम 10 पद, ये हैं हमारे सिलेबस में। इसके बाद में जोड़ा गया है तुलसीदास का रामचरितमानस। तुलसीदास का जोड़ा गया है हमारा रामचरितमानस। और रामचरितमानस में सिर्फ जोड़ा गया है बालकांड। सबसे बड़ा कांड है भी बालकांड। अब उसके बाद में जोड़ा गया है सूरदास के जो भ्रमर गीत सार है ना, वो जोड़ा गया है। भ्रमर गीत
सार। और भ्रमर गीत सार पूरा जो पूरा नहीं जोड़ा गया, इसके प्रथम 20 पद है ना वो ही जोड़े गए हैं, इसके प्रथम 20 पद। ठीक है। और जो प्रथम 20 पद जो भ्रमर गीत सार है, जो ये इसका सूरदास जी का है, इसके जो जो भ्रमर गीत सार इसका जो संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था ना, वो जोड़ा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसका संपादन किया गया, उसके अंदर से जो प्रथम 20 दोहे हैं भ्रमर गीत सार के, वो लिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में मीराबाई। ठीक है। मीराबाई में जो मीरा पदावली है, उसके प्रथम 20 पद जोड़े गए हैं। मीरा जो पदावली है ना, मीरा पदावली, इसके कौन से प्रथम 20 पद, प्रथम जो 20 पद है ना वो जोड़े गए हैं। लेकिन जो ये मीरा पदावली है ना, इसका संपादक इसका संपादक जो परशुराम चतुर्वेदी जी है ना, उनका है क्या, परशुराम चतुर्वेदी जी है ना, उनका। इसके बाद में मीरा पदावली के बाद में जो जोड़ा गया है वो है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर। और बिहारी रत्नाकर के प्रथम 20 दोहे हैं ना, वो प्रथम 20 दोहे। ठीक है। इसके बाद में जोड़ा गया है सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सतसई है, वो सूर्यमल मिश्रण, इनकी जो वीर सतसई है ना, वीर सतसई, इसके पद जोड़े गए हैं प्रथम 20 दोहे, प्रथम 20 दोहे ही जोड़े गए हैं, ये जो मीरा की पदावली। और इसका संपादन वीर सतसई का जो संपादन किया वो था नरोत्तम दास स्वामी, नरोत्तम दास स्वामी और नरेंद्र बानावत, नरेंद्र बानावत और लक्ष्मी कमल जी हो रहे हैं, लक्ष्मी कमल, नरोत्तम दास स्वामी जी, नरेंद्र बानावत जी और लक्ष्मी कमल जी ने वीर सतसई का, सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सतसई है, इसका संपादन किया था। इसके प्रथम 20 दोहे हमें देखने हैं। ठीक है। इसके बाद में है रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र। इनका जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, इसका जो प्रथम सर्ग है ना वो जोड़ा गया है, प्रथम सर्ग। ठीक है। एक मिनट दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो कुरुक्षेत्र है, उसके जो प्रथम सर्ग है कुरुक्षेत्र का, वो जोड़ा गया। इसके बाद में बात करते हैं आगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद जी का जो कामायनी है, उसका प्रथम सर्ग जोड़ा गया है, कामायनी का श्रद्धा सर्ग। कामायनी का कौन सा, श्रद्धा सर्ग, श्रद्धा सर्ग है ना, वो जोड़ा गया है हमारे सिलेबस में। इसके बाद में है श्रद्धा सर्ग, कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी का। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ना, उनके निबंध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके निबंध हैं। एक तो चिंतामणि निबंध है, जिसका भाग 1,
चिंतामणि निबंध का भाग 1, और भाग 1 में क्या क्या है? उत्साह, केवल उत्साह सर्ग जोड़ा गया। उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, केवल 3 सर्ग, केवल इसमें चिंतामणि में केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के बारे में जो जानकारी दी गई है ना चिंतामणि जी की, चिंतामणि जो निबंध में, वो उसमें केवल उत्साह पढ़ना है, श्रद्धा पढ़नी है, और श्रद्धा पढ़ना है और भक्ति पढ़नी है। ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा है निबंध, जिसमें ये चिंतामणि का जो दूसरा पार्ट है, इसमें है लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति, इसके बारे में भी चर्चा करनी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। इसके बाद में देखो मोहन राकेश का एक है लहरों के राजहंस कहानी। मोहन राकेश की जो कहानी है लहरों के राजहंस, वो भी जोड़ी गई है। लहरों के राजहंस। ठीक है। इसके बाद में यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी हैं। यादवेंद्र शर्मा, इनका जो चंद्र के नाम से जाने जाते हैं, चंद्र जी हैं। इनका जोड़ा गया है हमारे यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी का खून का टीका नामक कहानी। खून का टीका जो इनकी कहानी है वो जोड़ी गई है। अब और कुछ कहानियां हैं जिनमें से जोड़ी गई हैं, वो मैं बता दूं आपको। कहानियां और भी जोड़ी गई हैं, जिनमें से हैं, देखो सबसे पहले है उसने कहा था, जो हमारे चंद्रधर शर्मा जी की है। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में जानते होंगे आप। गुलेरी हमारे राजस्थान से ही संबंध रखते हैं। इसके बारे में गुलेरी, और इसके बाद में जो है वो कहानी जोड़ी गई है पूस की रात, जो प्रेमचंद जी की है। पूस की रात, प्रेमचंद जी की। इसके बाद में एक कहानी जोड़ी गई है हेतु भारद्वाज की, पटाक्षेप नहीं होगा। तीसरी कहानी कौन सी है? पटाक्षेप नहीं होगा। ये है हेतु भारद्वाज की। हेतु भारद्वाज। ठीक है। इसके बाद में विजयदान देथा जी की भी एक कहानी है, उजाले के मुसाहिब। ये कहानी जोड़ी गई है विजय दान देथा जी की। ठीक है। तो ये हो गई हमारी कहानियां, और खंड ब हो गया हमारा समाप्त। इसके बाद जो खंड तीसरा है वो है खंड 3, और खंड 3 है वो है शिक्षण विधियों को लेकर। अच्छा, ठीक है। तो शिक्षण विधियों में भी खंड 3 में भी 2 पार्टीशन किए गए हैं। ए पार्टीशन में है भाषाई कौशलों के विकास हेतु, भाषाई कौशलों के विकास हेतु भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण। एक मिनट।
हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण। और जो ये निम्नांकित पक्षों का जो स्वरूप है उनका शिक्षण है वो सिर्फ है श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन। श्रवण, उच्चारण, वर्तनी को लेकर और वाचन। वाचन में कौन सा? वाचन में सस्वर, स्वर वाचन और मौन वाचन दोनों। स्वर वाचन व मौन वाचन दोनों, ठीक है, इन दोनों को लेकर है, ठीक है भाई। और एक है अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति है वो है मौखिक और लिखित। मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति है ना, वो दोनों जोड़ी गई हैं। ये भी इसके बाद में जो ब पार्ट है उसमें जोड़ा गया है। भाषा शिक्षण के निदानात्मक परीक्षण। भाषा शिक्षण के निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है, ये जोड़ा गया है। अब भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, ठीक है, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग। और जो तीसरा बिंदु है ब में वो है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। और मूल्यांकन कौन सा? सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है। और पाठ्यांतर्गत व पठोपरांत मूल्यांकन, ये जोड़े गए हैं। ये शिक्षण विधियों के अंदर है, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो ये सिलेबस की चर्चा की है आज, इसमें ये 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न, ठीक है। 150 प्रश्न होंगे, वो कुल होंगे 300 अंक के। 300 अंक के टोटल अंक होंगे, वो होंगे हमारे 300 अंक। और प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न, ठीक है दोस्तों। ये हिंदी विषय का सिलेबस है, जो सेकंड पेपर का है वो ही है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि हम इसको सिलेबस को आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तब तक हम इसको मतलब पढ़ लें, ऐसा कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो ये वीडियो है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि जो ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों को भी बोलें कि इस चैनल से जुड़ के एक बार देखें, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। वैसे मैं ये नहीं बोलता कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि हाँ, एक बहुत ही अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।